मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म कोचिंग सेंटर से। और कल मैंने एक सेट आपके, जिस तरीके की आप मांग कर रहे थे, जिस तरीके के प्रश्न चाह रहे थे, मैंने कल एक वीडियो बनाया था। तो आज मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दिया हूँ और आपके लिए पुनः क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से प्रश्न का उचित चयन करना होता है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे मैसेज स्टार्ट हो चुके हैं सीटेट के, और आप इन प्रश्नों को देखिए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। मैंने कल बहुत सी ही बातें आपको बताई थी कि सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीबीएसई में केवल आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको अनुभव का बहुत ही लाभ मिलता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी तरीके के अनुभव तो आप अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करें और अनुभव पर आधारित चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो इसमें सीटेट, अन्य जितनी टेट परीक्षाएं होती है, राजस्थान की टेट है, हरियाणा की है, यूपी, तो बहुत ही आसान होता है। केवल आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, पढ़ना है। आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं। तो हिंदी में सबसे अधिक, जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में उसकी पेडागोजी के विषय में बच्चे विशेष रूप से परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर परेशान रहने की इस तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी कि आप उसका जो भय है वह जब आप क्लास में बैठेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तो सारे भय निकल जाएंगे कि आप जान लेंगे वह क्या है। सोचने समझने की चीज़ें हैं, अगर आप उसके विषय में जानते हैं तो सब तो ठीक है। मैं देखता हूं कि आप जो प्रश्न की बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हमें प्रश्न बताया जा कि किस तरीके से आता है, तो आप क्या ही ध्यान रखते हुए मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए दिया गया है, आप ध्यान लीजिए। पहले एक गद्यांश आता है, जो गद्यांश 9 नंबर के होते हैं। इसी गद्यांश में पूरा व्याकरण छिपा होता है। शब्द भेद, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आप पढ़ते हैं, यह पूरा इसी गद्य में ही समाहित होता है। अलग से कोई गद्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया नहीं पढ़ा है, उसके चैप्टर नहीं है। आपको पूरी तरह से सब चीजें इसी में गद्य आए किए जा। और मैंने भी बताया कि 9 नंबर के प्रश्न गद्य से पूछे जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से गद्य के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें उसका उत्तर देना होता है। तो दिया गया है, मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण आज अपनी ही विलास
या प्रकृति का इसे देखिए, बन सकते ये गद्यांश देखते हैं इसमें कौन सा पड़ सकता है। इसका सर्वनाम है। अब कुछ चीजें यह है विनाश जो गिर जाता है, निर्माण का मतलब जो बनाया जाता है, कुछ अलग शब्द इस तरीके के कि आपको इस तरीके के बिलों आगे दिया गया है। अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ा? मैंने बताया कि सब ये तो सारी चीजें प्रकृति से ही संबंध, अब उसी को केंद्र में करके दिमाग में वही चीज बैठा करके उसके प्रश्नों का हमें देना होगा। क्या पेड़ों की अधिक कटाई पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है? भाई मनुष्य पर भी पड़े, पृथ्वी पर सब पर सब पड़ सकता है। तो दिया गया आपका विकल्प 4। इस तरीके के अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के में क्या क्या कदम उठाना होगा, आने वाली धरोहर के रूप संसाधनों का क्या वाले दिया गया कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य करने के लिए हम रहें या न रहें, हम आने वाली जो है, जो पीढ़ियां हैं, उसको हम अच्छा संसाधन कैसे दे पाएंगे जब हम प्रकृति को अपने क्या करेंगे, प्रकृति का संतुलन, प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे, तभी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो साधन नहीं छोड़ेंगे तो वो उसका उपयोग कैसे करें। विकल्प इसमें बहुत विद्वत बात नहीं है। समझ लेना है। पुनरुक्त शब्द लिखा गया 5 शब्द होता है। एक पुनरुक्त है, पुनरुक्ति का मतलब बार बार दोहराना। जब एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं लेकिन दोनों
वहाँ पुनरुक्ति हो जाता है। जब दोनों के अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो यही अंतर होता है। तो यहाँ गया है कि यह पांव पांव शब्द क्या है, आपका विकल्प क्या दिया गया, एक शब्द में 2-3 शब्द पूछे जाते हैं। एक आपके द्वित्व व्यंजन, जैसे लिखे बुढ़ा। द्वित्व माने जब दो शब्द क्या होते हैं, दो ही वर्ण क्या होते हैं, एक बात आते हैं। इसके बाद एक और पूछ दिया जाता, ये आपको याद होनी चाहिए, संयुक्त, जैसे क में य अ मिला गया, ये संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं। तो 2-3 इस तरीके के आप क्या करें, जब व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, पूर्वोक्त शब्द, समूह ध्वनि, समूहोच्चारण, ये सब चीज़ें तो ग्रामर की है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे दिया गया, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, प्रकृति अन्य आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करना, प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, अन्य जीवों के साथ साथ समरस रहना, वर्तमान के लिए साधन पाना। तो आवश्यकता से अधिक, सुन लीजिए, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करना कि मानव कोई, क्योंकि मानव क्या करता है कि यह सोचता है कि कितना हम इकट्ठा कर लें, आज जितनी आवश्यकता है उतनी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते। क्या करते हैं, जानवर करते हैं। शेर है, जब भूख लगती है तो शिकार के लिए जाता है, जब पेट भर जाता है तो आ करके आराम करता है, जब फिर भूख लगेगी तभी वह शिकार करेगा, उसके पहले शिकार नहीं करता है। लेकिन मानव क्या है, ये सोचता है कि कितने महल बना करके कि आने वाली पीढ़ियां क्या हो जाए, उसका उपयोग करती रहे। आगे दिया गया, इनमें से प्रकृति अनुकूल क्या है, दिया, इनमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है, आपके पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह, प्राकृतिक आप दिया गया, प्रकृति के अनुकूल क्या है, प्रकृति रहेगी जब हम प्रकृति को सुरक्षित करेंगे। अगर हम प्रकृति के क्या है, प्रकृति को हम सुरक्षित नहीं करते हैं तो प्रकृति हमारे क्या होती है, विपरीत हो जाती है। जैसे सुनामी लहर भी आई थी, तो जब भी आप प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो यह किया गया है आपका, उसके अनुसार अंतर होगा, उसका उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। 97 का नंबर दिया, अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति को सुरक्षित करते हैं, तभी प्रकृति हमारे क्या होगी, अनुकूल होगी। अगर क्षरण करते हैं तो प्रकृति हमारे प्रतिकूल हो जाएगी। आगे दिया गया, अब आइए, एक शिक्षक भाषा कार्य में व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन आप भोजन से न समझे, व्यंजन वर्ण व्यंजन सूची का प्रयोग करता है या करती है। यह व्यंजन सूची क्या है, यह व्यंजन सूची क्या है, यह भोजन प्रबंध तकनीक के लिए प्रासंगिक सामग्री है कि भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एक प्रमाणिक सामग्री है। विद्यार्थियों को भोजन खाने के लिए ललचाएगी, भाषा की कक्षा में सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है। इसमें से 4 विकल्प दे दिया गया। आप बताइए, व्यंजन आप पढ़ते हैं तो व्यंजन भोजन तो है नहीं। जब आप भाषा के विद्यार्थी हैं और भाषा से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर व्यंजन का अर्थ हमें भोजन से तो लगाना नहीं है, हमें व्यंजन का मतलब क्या है, वर्णों से लगाना होगा। तो आप जहाँ जिस रूप में आप मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए जब भाषा में व्यंजन पूछा गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें व्यंजन वर्ण पूछे जा रहे हैं। इसलिए भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एक प्रामाणिक सामग्री है। ये आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए, एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है। अब चॉम्स्की के बारे में
तो पुराने हैं वो तो पढ़े ही हैं। अब नए बच्चे जो है कि ये बच्चे में क्या होता है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, वह भाषा लेकर के ही पैदा होता है, वह भाषा ले पैदा होता है। तो वहाँ इसमें दिया गया है कि बालक जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। अब उसी के रूप में घुमा देगा, आपको प्रश्न पूछे जाएगा कि यह जन्मजात क्षमता होती है, भाषा जब बच्चे पैदा होते हैं वो भाषा लेकर पैदा होते हैं, अगर पैदा नहीं होते तो वो किस तरीके से आप भाषा को सीख सकते हैं। आगे दिया गया अधिगम में माने भाषा अधिगम, भाषा को सीखना। निवेश बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित है। अब इसमें क्या है कि सारे जैसे चाम्स्की का, वाइगोत्स्की का, स्टीफन क्रैक्सन का, वाटसन के, इनके क्या विचार है, ये थोड़े विचार आप भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित इन लोगों के अलग अलग क्या विचार है, उनको क्या करना होगा, पढ़ना होगा कि भाषा के संबंध में इनका क्या अभिमत था, क्या विचार था, उसी चीज़ को आपको पढ़ना होता है। तो ये चीज़ें नाम चाम्स्की के द्वारा दी गई थी। इसमें आपका प्रश्न 3 विकल्प सही होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे सीटेट में, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे फेमस 2 4 5 ऐसे वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं के सिद्धांत, इनके विचार क्या है, वह एक सीमित है, उतना है में पूछे जाते हैं। उनके विचारों को हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें उसकी ध्यान में रखनी कि इनके क्या विचार हैं, वो चीज़ें आपको समझ में। आगे देख लिखा गया है निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के आकलन के लिए सबसे क्या है। भाषाई कौशल आपको पढ़ाए जाते हैं, भाषाई कौशल, भाषाई कौशल आपको पढ़ाए जाते भी है कि भाषा के कौशल। तो आपको श्रवण है, लेखन है, सुनना, लिखना, ये 4 ही मुख्य कौशल होते हैं। तो यहाँ श्रवण कौशल के बारे में पूछा गया है। अब आप जब श्रवण कौशल पढ़ लेंगे, पठन कौशल या वाचन पढ़ लेंगे, लेखन कौशल पढ़ लेंगे कि क्या विधियाँ लेखन कौशल की, तो ये विधि आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सारे हैं, श्रवण माने सुनना। तो दिया गया है सबसे उपयुक्त क्या है, इसमें लिखा गया है, आप देखिए रोल प्ले में किसी पात्र का अभिनय करना, ये तो उससे मतलब ही नहीं है। बात के दृश्य का वर्णन करना, आप दृश्य देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, कानों से तो सुन नहीं रहे हैं। दिया गया है शिक्षक द्वारा कहानी को सुनिए, सुबह की समाचार पत्र में पढ़ना, ये तो पठन से है। शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने से सुनाना। श्रवण का मतलब ये है कि आपके कान में आवाज गई तो आपने श्रवण कर लिया। श्रवण का मतलब ये माना जाएगा कि कोई चीज आपको जुबान और पुनः आपने उसे सुना दिया या ग्रहण किया। जब आपने उसे सुना दिया तब क्या है, अध्यापक ये जान जाता है कि आपने उसको जान लिया, तभी उसे हम श्रवण कहते हैं। श्रवण का मतलब यह है कि सुनी हुई बात को आप पुनः उस चीज को व्यक्त कर सकते हो, तभी उसे श्रवण कहा जाता है। श्रवण का मतलब ये नहीं होता है कि कान में आवाज गई, बच्चे को आप श्रवण कराते हैं तो जब आप कोई चीज पूछते हैं तब वह अगर बच्चा बता देता है तो हम जान जाते हैं कि बच्चे ने क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर बच्चे को आपने कहानी श्रवण कराया और उस कहानी को बच्चे ने पुनः कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, तब हम जानेंगे कि बच्चे ने क्या किया, श्रवण किया। अगर कहानी नहीं सुना पाया तो उसे हम श्रवण नहीं कहेंगे। आगे दिया गया
अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था सारी चीजें अनुभव पर आधारित होंगी। सब आप कक्षा में टीचिंग अगर किए हैं अच्छे तरह से तो निश्चित ही इन प्रश्नों को कर लेंगे। अब आपने अब दिया गया है कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है। सुनिए, उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी मां की मदद से कर पाती है। वायोगोस्की के अनुसार उसकी मां, अब आप सुन लीजिए, तो मतलब दिया गया कि वह पढ़ भी लेती है, कार्य को भी कर लेती है। थोड़ा सा बीच में डाल दिया कि मां की मदद से कार्य कर लेती है। तो वायोगोस्की के अनुसार मां उसके कार्य में क्या कर रही है? के कार्य कर, उसकी कोचिंग तो नहीं कर रही है, ट्यूटरिंग भी नहीं कर रही है, प्रशिक्षण भी नहीं दे रही है, केवल क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। जो आम अभिभावक क्या करते हैं, अपने बच्चे का सहयोग करते हैं। अगर वही माँ क्या होती, स्कूल में उसे बताती पढ़ाती तो उसे हम क्या कहते? प्रशिक्षण, टीचिंग। लेकिन वह माँ क्या करती है? घर पर बता रही है, घर पर सहयोग कर रही है, तो हम कहेंगे कि वह सहारा दे रही है। आगे दिया गया, अब आप देखिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। देह भाषा, हाव भाव, टकटकी लगा ना, निर्निमेष, लगातार, बिना पलक गिराए हुए। हाव भाव टकटकी दिया गया है, तो आप इसे किसका मानते हैं? हम क्या करते हैं? हम बोलते ही नहीं हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, केवल नेत्रों के हाव भाव से उस चीज को क्या कर रहे हैं? लगातार देख रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है किस को हम कुशलता से जब कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है संप्रेषण। तो दिया गया अलग अलग शब्द हैं, संप्रेषण की और व्यापक व्याख्याएं हैं। तो इसमें दिया गया है संकेत, मौखिक संप्रेषण, अमौखिक। कहा उसने मौखिक? मौखिक का मतलब बोलना। मौखिक का मतलब है कि जब हम बोल कर करते हैं, वो बोल ही नहीं रहा है, वह केवल अपने हाव भाव से ही क्या कर रहा है? लगातार देख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमौखिक संप्रेषण। आगे दिया गया, निम्नलिखित क्रेशन के नेचुरल आर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। यहां दिया गया, अब करेक्शन उसमें आया था कि करेक्शन के क्या विचार थे। करेक्शन भाषा के संबंध में, करेक्शन भाषा कौन सी, मैंने आपको बताया कि 2 4 5 ऐसे, कि मतलब ये भाषा के संबंध में इनका क्या है, को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आप आएंगे तो करेक्शन के जो टीचिंग मेथड है, जो उन्होंने टीचिंग के विषय में बताया है, वो विचार आपको लिखा दिए जाते हैं। तो दिया गया है, लिखा गया, भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक संकेत का उपयोग करना चाहिए। पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए। शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ दिया गया, अब आपको ये सब चीज़ें तो सही है कि शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें तो सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ उसने डाल दिया है कि करेक्शन के अनुसार ये चीज़ें तो जो लिखी गई, ये नीचे लिखी गई सही दिखाई दे रही हैं। पठन सामग्री भी प्रमाणिक होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ करेक्शन के नेचुरल आर्डर के आधार पर बताना है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। आगे दिया गया, किस विधि में मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है?
मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, एकदम नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। ये ग्रहणशील है, ग्रहण करते हैं, ये अधिगम पर आधारित होती है, ये अनुवाद विधि है। अनुवाद विधि क्या है? अनुवाद विधि में मातृभाषा का बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अन्य में तो अनुवाद में, अन्य चीज़ों में आप थोड़ा मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता है। आगे दिया गया है त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि हैं। भाई त्रुटि क्या करता है? अगर बालक त्रुटि करता है तो क्षम्य है, और अध्यापक त्रुटि करता है तो वह क्षम्य नहीं होती है। अगर अध्यापक त्रुटि करता है तो वह क्षम्य नहीं होती है। बालक त्रुटि करता है तो बालक का काम ही है त्रुटि करना, और अध्यापक का काम ही है सुधारना। ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं। तो यहाँ दिया गया बी लिखा गया है, आपका दूसरा सही है। इसके बाद दिया गया 7 क्वेश्चन है इसमें। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। मैंने कहा कि बच्चे क्या होते हैं? भाषा लेकर ही पैदा होते हैं। ऐसी के आधार पर इसके लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए औपचारिक कोई निर्देश नहीं दिए जाते हैं। ये भाषा लेकर के ही पैदा होते हैं, ये जन्मजात क्षमता होती है, इसे ही प्राकृतिक रूप से यह अर्जित की जाती है। आपका विकल्प ये सही है। इसके बाद दिया गया चाम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहज योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? दिया गया 108 नंबर में दिया गया है आपको किस रूप में। चाम्स्की की भाषा शब्द पारिभाषिक शब्दावली सहज योग्यता को किस रूप में समझा जाता है? आप बताइए। वही चीज घुमा दिया, शब्द थोड़ा घुमाया। सहज माने सामान्य रूप से, जन्मजात। ये चीजें क्या है? अर्जन। अर्जन में क्या होता है? अब जब आप पूरा अर्जन, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अधिगम पूरा पढ़िए, अर्जन को पूरा पढ़िए कि अर्जन में क्या क्या चीजें हैं, अर्जन क्या होता है। अधिगम एक व्यापक प्रणाली है, अर्जन एक सीमित होती है। अर्जन में अवचेतन होता है, अधिगम में सचेतन होता है। सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो कहीं से घुमा करके आएगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो दिया गया सहज भाषा अर्जन उपकरण के संबंध में दिया गया। देखिए सहज योग्यता लिखा गया है, तो सहज योग्यता किसमें होनी चाहिए? अधिगम में नहीं हो सकती है। तो यहाँ सक्रिय अनुकूलन, सामाजिक अधिगम, ये तो बहुत लंबी चीज़ें आ गए। हमको 2 ही चीज़ों में ही देखना था कि भाषा अर्जन और उपकरण में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भाषा अर्जन। सहज योग्यता क्या होती है? सहज माने स्वाभाविक रूप से। सहज का मतलब क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से। जैसे मानव के कुछ स्वाभाविक गुण है, उसी तरीके से बच्चे में क्या होते हैं? भाषा सीखने के स्वाभाविक गुण होते हैं। आगे दिया गया फिर लिखा गया प्रथम भाषा का अर्जन क्या है? लिखा गया प्रथम भाषा का अर्जन क्या है? तो आप उसमें क्या लिखेंगे? क्या गया प्रथम भाषा का अर्जन क्या है? तो उसमें आपको लिखना होगा यहाँ लिखा है प्रथम शिक्षा विद्यालय की प्रमुख गतिविधि दिया गया है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? विद्यार्थी के सचेत प्रयास नहीं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, डी। इसके बाद दिया गया निपुण भाषा अभियान चला था। जब नई नई योजनाएं चलती हैं शिक्षा में, 1986 की जो नीति थी, इतने समय 34 या 32 वर्ष के बाद शिक्षा नीति आई,
तो जो नई नीतियां आ रही हैं उस नीतियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो निपुण भारत योजना जो चली थी, अभियान चलाया गया था, उसमें लेखन पठन लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें बच्चे। ये कि अगर बच्चा कक्षा 3 में पहुंचता है, 3 में उसका नामांकन होता है, तो वह पढ़ना लिखना जानता हो, पढ़ना लिखना जानता हो। कक्षा 3 में आप प्रवेश के लिए जाते हैं, बच्चे का नामांकन कराया जाता है, तो वह कम से कम पढ़ना लिखना जानता हो। यही निपुण भारत अभियान था, मेन बातें उसकी यही थी। आगे दिया गया। अब आप देखिए, कुछ है नहीं, सब कराते हैं। आप कक्षा में अगर पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे, तब भी बीएड और डीएलएड आप किए होंगे, तो वहाँ टीचिंग का क्लासेस चलते होंगे, तो भी आप जरूर इसमें कुछ कराए होंगे। और नहीं, वो भी नहीं कराए हैं तो यहाँ जान लीजिए। तो दिया गया आपको बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो। आप प्रश्नों के उन उपकारों को सुन लीजिए। उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों से देखते हैं, ठीक है। किससे? इस तरीके के प्रश्न को हम क्या कहते हैं? कभी बच्चे को ए कॉलम बी कॉलम से मेल कराते हैं, आप बहुविकल्पी आधारित आप प्रश्न पूछते हैं, तो उसे हम ये क्लोज परीक्षण, इसे हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है ये नहीं पूछा गया। अब सीधे क्या किया गया? आपको एक प्रश्न बना दिए गए, आपको ये जानने की कोशिश की गई कि क्या आप इसके विषय में पूरा जानते हैं कि नहीं, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं। आगे दिया गया। अब आप देखिए, जगबीर अपनी कक्षा में 2 श्रुतलेख के प्रयोग से, कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्रुत सुनकर लिखना, श्रुत माने सुनकर लिखना, श्रवण और लेखन है। श्रुतलेख के प्रयोग से विद्यार्थियों के, तो आप ये बताइए, श्रुत माने होता है सुनना, लेख माने क्या होता है? लिखना। तो सुनने को श्रवण कहते हैं और क्या कहते हैं? लेखन। वैसे ही प्रश्न आ गया, श्रुत लेखन। लेख 3 प्रकार के होते हैं, श्रुत लेख, अनुलेख। आप जान लीजिए 3 लेखन होते हैं। लेखन पढ़ाया जाता है। लेखन की क्या है? लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है। लेखन क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया नहीं है। ये भी प्रश्न कर किया जा सकता है कि लेखन क्या है? एक शारीरिक क्रिया है। शारीरिक, यह लेखन शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। तो आप क्या है? हम अंगों का संचालन करते हैं। अंग क्या करते हैं? लिखते हैं। एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। तो श्रुतलेख जो सुनकर लिखते हैं, एक अनुलेख होता है। श्रुतलेख और सुलेख तो 2 चीजें सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक तीसरा आ गया है, अनुलेख। जब अध्यापक बोर्ड पर लिखता है और बच्चों से कहा जाता है कि आप भी देख करके लिखे। अनुलेख पीछे पीछे लिखना। अनुलेख का मतलब क्या हो गया? पीछे पीछे लिखना। माने जैसे अध्यापक बोर्ड पर लिख रहा है और लिखने के बाद बच्चों को बोल देता है कि आप भी लिखिए, तो उसे क्या कहते हैं? अनुलेख। तो 3 चीजें होती हैं इसमें। तो आपका आंसर हो गया 2। आगे दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए?
उपचारात्मक शिक्षण की बच्चे को कब आवश्यकता होती है? अगर आप एक अध्यापक हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप उपचारात्मक का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको सही जानकारी होगी तब आप उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करना जानते होंगे कि किसके बाद कि हम उपचारात्मक बच्चे का परीक्षण करेंगे। तो दिया गया विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हों, जब उसे आ रहा तो आनंद ले रहा है, तो इसमें हमें उपचारात्मक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका उपचारात्मक तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि उसको सब कुछ आ रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं। जब बच्चे को आता है तो बच्चा कहता है सर रहने दीजिए, हम कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। तब वहाँ उसके उपचार की क्या ज़रूरत है? बिना रोक के आप क्या करेंगे? दवा देंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? दुष्प्रभाव होगा। आगे दिया गया विद्यार्थी अपनी गति से विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो हम कब करेंगे? यहाँ उसे समझ में जब नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो आपका आंसर क्या है? विकल्प 2 सही होगा। फिर दिया गया स्वस्वर पठन, लिखा गया सस्वर पठन। स्वस्वर पठन में दिया गया है गतिविधियां हैं, क्या है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले, सस्वर पठन माने जिसको आता नहीं है। सस्वर पठन का मतलब होता है कि जोर जोर से पढ़ना। जैसे नेता हैं, अन्य हैं, लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं, देखते हैं आप जोर जोर से भाषण देते हैं। तो स्वस्वर पठन इसीलिए कराया जाता है कि बच्चे की झिझक, जो संकोच हो, ये सारी चीजें क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो ये क्या आते हैं? पठन का मतलब वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, ये वाचन चीजें भी इसमें आती ही हैं। तो दिया गया है कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए क्या है? लाभदायक है। जो अभी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो सीख चुके हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब स्वर वाचन जो कराए जाते हैं यह प्राथमिक कक्षा के लिए है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही चलता है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए या माध्यमिक कक्षाओं के लिए वाचन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि 1 से 5 तक की लोग परीक्षा देते हैं सीटेट में, एक 6 to 8 देते हैं। तो यह वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं सबकी थोड़ी अलग अलग हैं। तो इसमें केवल क्या होता है? वाचन मुख्यतः क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में चलते हैं। तो यहां पर आपका पहला आंसर हो गया ए। इसके बाद दिया गया, अब आइए, अब इस तरीके से आपने देखा पेडागोजी, हिंदी भाषा का पेडागोजी आपने देखा। केवल सब चीज़ें अनुभव पर आधारित हैं जो आप कक्षा में कराते हैं। मान लीजिए नहीं कराते हैं, लेकिन एक जब आप पढ़ रहे होंगे तो अध्यापक ने कराया होगा, वो चीज़ें ज़रूर आपकी मेमोरी में होंगी। तो उसी को आपको क्या, उसी मेमोरी को याद कर लेना है और कुछ है नहीं। अगर उसी मेमोरी को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदी भाषा पेडागोजी में आप क्या कर सकते हैं? 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए एक कविता दे दी जाएगी, इस गद्यांश से 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको पद्यांश पढ़ने आता होगा, पढ़ लेते होंगे, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर दे देना होता है। ये तो बहुत ही साधारण सी चीजें रहती हैं। अब इसमें भी हम डरते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे, पद्यांश आएगा। अब एक पद्यांश लिख दिया है, दंभ का जहां जहां पड़ाव था। दंभ माने घमंड, गर्व।
सत्य से जहां जहां का दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर, लिख दिया गया। तो भाई आप जहां देखिए, जहां घमंड है वहां कोई भी चीजें क्या है, संभव नहीं है। कबीर ने भी लिखा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अधियारा बिट गया जब दीपक देखा माँ। तो यहाँ दंभ की बात की गई है, सत्य और असत्य की बात की गई है। तो लिखा है, एक बार पुनः देखें, दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था। जब आपके अंदर घमंड होगा तो आप सत्य को पहचानेंगे नहीं, आप सत्य से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो लिखा गया है कि गिरे विचार से क्या तात्पर्य है, तो इसका विकल्प सी आंसर सही है। इसके बाद दिया गया है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि, क्यों चलाया, अपनी शक्ति की गरिमा, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। दिया गया कि अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नौजवान शहीद ने अग्निबाण, क्योंकि हर नौजवान का काम है कि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। आगे दिया गया है, दुराव का मतलब क्या होता है। दुराव का मतलब आवरण, दुर्गम स्थल, बैर। ये तो बहुत साधारण सी चीजें हैं। जहां जहां शब्द हैं क्या है, पुनरुक्त शब्द हैं। इसके बाद दिया गया है, पाप का विलोम क्या है, पाप और पुण्य दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर लिखा गया है, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, अहंकार और असत्य को। फिर दिया गया है आपको, तो इस तरीके की चीजें आपने, आपकी जो मांग थी, आपकी जो समस्याएं थी, उस समस्या के लिए प्लेटफार्म कोचिंग संस्थान आपके लिए सदैव तत्पर रहता है। आपने अगर इसकी मांग की कि हमें इसमें समस्या आ रही थी, तो प्लेटफार्म कोचिंग संस्थान आपकी समस्या को हमेशा सुलझाने का प्रयत्न करता है। तो आज की क्लासेज कैसे लगी, क्या चीज़ें रहीं, आप अपना कमेंट ज़रूर देंगे। जब आप कमेंट देते हैं तो उसी कमेंट के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। जब आप कोई कमेंट नहीं देते हैं तो आप जान लेते हैं कि आपकी स्वीकारोक्ति है, और जब आप कमेंट देते हैं तो उसके अनुसार आपका क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। थैंक यू।